प्रेजेंटेड बाय एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना। सब्जेक्ट पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। चैप्टर 16 मुर्गी पालन, अंक 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं और जो पशुपालन से संबंधित है। आज से हम पशुपालन के बारे में जानेंगे। जो पशुपालन में सबसे पहले मैं आपको 5 अंक के चैप्टरों के बारे में बताऊंगा, जिसमें 5 अंक के हमारे सब्जेक्ट में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 20। तीनों मुर्गियों से संबंधित हैं। एक में मुर्गियों के बारे में, दूसरा मुर्गी के आहार के बारे में और तीसरा जो चैप्टर है उसमें मुर्गी को रोगों के संबंधित है। तो आज मैं जो आपके लिए पहला चैप्टर लेकर आ रहा हूं पशुपालन का, वो पशुपालन का पहला चैप्टर है 16, जिसका नाम है मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 16 और ये आता कितने अंक का है? तो ये अंक 5 का आता है। यहां से प्रश्न अंक 5, तो 5 नंबर के यहां से प्रश्न आएगा। और मैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में मैं आपके लिए फसल उत्पादन पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां से पुराने वीडियो देख लें। और अगर आप लोगों मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक व कमेंट भी मुझे भेजते रहिएगा। तो आज मैं आपके लिए पशुपालन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो पशुपालन में जो मैं पहला प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं वो मुर्गी पालन से संबंधित है। पहला प्रश्न है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का दूसरा नाम होता है कुक्कुट पालन, यानी मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन कहते किसे हैं और इसके लाभ क्या हैं। ज्यादातर इसके लाभ या महत्व ही पूछे जाते हैं कि मुर्गी पालन के महत्व बताइए या मुर्गी पालन के लाभ बताइए। तो यहाँ पर परिभाषा हम साथ में पढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहले मुर्गी पालन। तो सबसे पहले हम मुर्गी पालन की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि मुर्गी पालन होता क्या है। तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का अर्थ उन मुर्गियों से लिया जाता है। मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का अर्थ उन मुर्गियों से लिया जाता है जिन्हें एक स्थान पर रखकर अंडे प्राप्त किए जाते हैं। क्या? जिन्हें एक स्थान पर रखकर अंडे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अंडा प्राप्त करने वाले अन्य पक्षी भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कबूतर है, गिनी पक्षी है, छोटी बतख है, बड़ी बतख है। ये पक्षी भी क्या है, अगर इनका भी हम पालन करते हैं, एक स्थान पर रखकर इनसे भी अंडे प्राप्त करते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कुक्कुट पालन कहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई मुर्गी पालन का महत्व क्या है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि इसका हमें क्या महत्व है, मुर्गी को पालने से क्या लाभ है या क्या महत्व है। तो इसके बारे में हम देखें कि भाई मुर्गी पालन से महत्व क्या है मुर्गी पालन का। तो पहला लाभ क्या है इसका, तो वो मैं आपको बताता हूं। मुर्गी पालन के लिए कम भूमि व कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट था हमारा, मुर्गी पालन के लिए कम भूमि की व कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप मुर्गी पालन करते हो तो आप मुर्गी पालन के कम जगह की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, कम पैसों की, यानी कम पैसों में भी आप एक अच्छा व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कैसी पाई जाती है? अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या है, मनुष्यों के लिए लाभदायक होता है। जो
मनुष्यों के लिए लाभदायक है। यानी अंडे में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो अंडे खाने से मनुष्यों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। यानी अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नंबर 3, मुर्गियों की बीट से अच्छे प्रकार की खाद तैयार की जाती है। तीसरा पॉइंट लिखा, मुर्गियों की बीट से, जो मुर्गियां हैं उनकी बीट, बीट का मतलब होता है जो छिर होती है, या हम अपने उसमें बोले तो लैट्रिन, यानी मुर्गियों की जो लैट्रिन होती है उसको हम बीट बोलते हैं। तो जो मुर्गियों की बीट है उससे हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छे प्रकार की हम क्या बना सकते हैं, खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, लाभ है कि भाई मुर्गियों से हम बीट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, मुर्गी पालन में कम परिश्रम की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है, मुर्गी पालन में कम परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुर्गियों को हमें मुर्गी, जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें हम कम परिश्रम की यानी कम मेहनत की आवश्यकता होती है। यानी इसमें कम मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमें चारा नहीं डालना पड़ता है, यानी फीडर में क्या है, भर देते हैं दाने और वहां से ही निकलते रहते हैं, और दिन में 1-2 बार देखना, सुबह शाम, या 1-2 दिन बाद सफाई भी करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कम मेहनत की आवश्यकता होती है। नंबर 5, इस व्यवसाय से कम पैसों से जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय से कम पैसों में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यानी अगर आप ये व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको पैसा कम खर्च करना पड़ेगा और मुनाफा आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि कम समय में अधिक मुनाफा किया जा सकता है। यानी मुर्गी पालन में क्या है, कम समय कम लगता है, व्यवसाय में अपेक्षा कम समय लगता है, और आय कैसी है, यानी मुनाफा कैसा होता है, अधिक होता है। तो हम दोबारा से देखते हैं, मुर्गी पालन किसे कहते हैं, इसके महत्व बताइए या लाभ बताइए। तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन का अर्थ उन मुर्गियों से लिया जाता है जो एक स्थान पर रखकर अंडे प्राप्त करने के लिए पाली जाती है। इसमें अन्य पक्षी भी शामिल होते हैं, जैसे छोटी बतख, बड़ी बतख, गिनी पक्षी है, कबूतर है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मुर्गी पालन का महत्व। तो मुर्गी पालन का महत्व क्या है, तो मुर्गी पालन के लिए कम भूमि यानी कम जगह की आवश्यकता होती है। दूसरा, कम पूंजी यानी कम पैसों की आवश्यकता होती है। दूसरा, अंडे में प्रोटीन अधिक पाई जाती है। अंडे में क्या है, प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, और जो क्या करती है, मनुष्यों के लिए लाभदायक, यानी अगर अंडे, जो व्यक्ति अंडे खाता है उसके लिए वो लाभदायक है। नंबर 3, मुर्गियों की बीट यानी मुर्गियों की जो लैट्रिन होती है उससे एक अच्छे प्रकार की खाद तैयार की जाती है। यानी मुर्गियों की बीट से एक अच्छे प्रकार की खाद तैयार की जाती है। नंबर 4, मुर्गी पालन में कम परिश्रम यानी मेहनत कैसी करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 5, इस व्यवसाय से कम पैसों में या कम पूंजी में जल्दी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें हम कम समय में भी बोल सकते हैं, इस व्यवसाय में कम पैसों से या कम रुपयों से या कम पूंजी से या कम समय में
अधिक मुनाफा या जल्दी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न, और ये पिछले वर्ष 2019 में भी आया है और 20 में भी आने के इसके चांसेस है। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुर्गी पालन की 5 सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। यानी जो मुर्गी पालन है उसके लिए जो 5 सहकारी संस्थाएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो सहकारी संस्थाएं, ये प्रश्न पूछे मुर्गी पालन से संबंधित 5 सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो जो 5 सहकारी संस्थाएं हैं वो है, पहली संस्था का नाम है ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर पोल्ट्री इंडस्ट्री। यानी जो पूरे भारत की एक एसोसिएशन है जो पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन से संबंधित एक इंडस्ट्री है। दूसरा, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन, यानी दूसरी इंडस्ट्री का नाम क्या है, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन, ये एक प्रकार के फार्म है। तीसरा है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, यानी ये अंडों से संबंधित है। तीसरा, एग और पोल्ट्री, यानी चूजे भी बेचते हैं, अंडे भी बेचने का कार्य करते हैं, पूरी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग फेडरेशन है। एक है रीजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यानी जो ऊपर है एक ये नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग है, और ये कैसा है, रीजनल है, यानी रीजनल मतलब एक क्षेत्रीय है और ये मार्केटिंग का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुर्गी पालन की 5 सहकारी संस्थाओं के नाम बताइए। तो ये 5 सहकारी संस्थाओं के नाम आपको याद कर लेने हैं। ये थोड़े से समझाने के लिए इनमें कुछ नहीं है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक सामने लिख दिया ये। ठीक है, इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपको बताने वाला हूं। अगला प्रश्न है, आपने अंडे का रासायनिक संगठन बताइए। यानी अंडे का रासायनिक संगठन क्या है, तो वो हम देखते हैं कि अंडे का जो अंडे में कौन कौन सी चीजें हैं कितने परसेंट पाई जाती है। तो अंडे का रासायनिक संगठन, अंडे का रासायनिक संगठन, तो एक साइड में लिखेंगे अवयव और दूसरी साइड में उसकी प्रतिशत मात्रा। तो यहां मैंने अवयव लिख दिया है और यहां लिख दिया इसका प्रतिशत मात्रा, यानी कौन कौन सी अवयव पाए जाते हैं इसमें और उसमें कितने परसेंट मात्रा होती है। तो सबसे पहले हम पानी की बात करते हैं कि अंडे में पानी कितने परसेंट पाया जाता है। तो जो अंडा होता है उसमें 66% पानी पाया जाता है, 66% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। दूसरा के बारे में बात करते हैं, तो दूसरे के बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट अंडे में पाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा, फिर भी अनुमानित है 0.8%। यानी जो कार्बोहाइड्रेट अंडे में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 0.8% पाया जाता है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट है हमारा वसा। तो अंडे में जो वसा की मात्रा, फैट की मात्रा पाई जाती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, तो अंडे में वसा की मात्रा 10% पाई जाती है। अंडे में वसा की मात्रा कितने परसेंट है, 10% पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन, तो अंडे में प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो अंडे में प्रोटीन 13% तक पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 13% पाया जाता है। इसके बाद खनिज पदार्थ कितने पाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थ या खनिज लवण भी बोल सकते हैं। तो खनिज पदार्थ कितने परसेंट पाया जाता है, तो अंडे में जो खनिज पदार्थ है वो 11% के लगभग पाया जाता है। तो 11% क्या पाया जाता है, इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद
विटामिन, विटामिन, तो जो विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि विटामिन उपस्थित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। तो ये हमारा अंडे का रासायनिक संगठन कि अंडे में कौन कौन सी चीजें कितने % तक पाई जाती हैं। तो अंडे में जो पानी है वो 66% तक पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है वो 0.8% तक पाया जाता है, वसा 10% पाई जाती है, प्रोटीन 13% तक पाई जाती है, खनिज पदार्थ 11% और विटामिन इसमें हल्का फुल्का पाया जाता है। ये सारे क्या है, अंडे के रासायनिक संगठन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंडे के रासायनिक संगठन लिखिए, तो 5 नंबर में यही आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि मुर्गी पालन, भारत में मुर्गी पालन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, यानी हमारे देश में जो मुर्गियों के पालन में यानी ज्यादातर हम जो पालन करना चाहें तो कौन कौन सी बाधाएं वो मुर्गी पालन को क्या करती है, रोकने का कार्य करती। तो भारत में देखा जाए तो भारत में मुर्गी पालन के इतने विकास के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी गुंजाइश है और इसके तीव्र विकास हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि मुर्गी पालन की बाधाएं, पहले तो मैं हेडिंग बना लूं, मुर्गी पालन की बाधाएं। तो मुर्गी पालन की बाधाएं कौन कौन सी हैं, और ये प्रश्न थोड़ा लॉन्ग भी होने वाला है, परंतु हम इसको शॉर्ट करेंगे। हम सिर्फ हेडिंग में आपको बताऊंगा। तो पहली हेडिंग है पूंजी की कमी, पूंजी की कमी। तो पहली हेडिंग हमने क्या लिखी, पूंजी की कमी। तो भारतीय किसान कैसे निर्धन है यानी गरीब है, जो हमारे देश के किसान है वो कैसे गरीब है, उनके पास व्यवसाय चलाने के लिए पैसों की कमी, यानी जो भारतीय किसान है वो कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास व्यवसाय चलाने के लिए क्या है, पैसों की कमी। यदि सरकार इस पर अनुदान दे, अनुदान का मतलब है सरकार लोन दे और लोन में भी कुछ % क्या दे, छूट दे, तो अनुदान के रूप में अगर देती है तो इससे किसानों को काफी प्रोत्साहन होगा और वो मुर्गी फार्म भी खोल सकते हैं। तो हमने दोबारा से फिर समझाता, पूंजी की कमी यानी भारतीय किसान गरीब है और निर्धन होने की वजह से वो ये व्यवसाय नहीं कर पाते, नहीं चला पाते। यह सरकार अनुदान के तौर पर क्या देती है, धन देती है, पैसा देती है, तो किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, वो इसको करने का प्रयास करें। दूसरा है आहार की कमी, आहार की कमी। दूसरी हेडिंग है जो हमारी आहार की कमी। आहार का मतलब होता है भोजन, यानी भोजन की कमी। तो मुर्गियों के आहार में आप लोगों को मैं बताऊं कि मुर्गियों का जो आहार होता है उसमें 50% तक क्या पाया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है, दाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मुर्गियों के आहार में 50% दाने की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन अनाज की कमी के कारण, यानी हमारे देश में क्या है, अनाज की भी कमी है, और अनाज की कमी के कारण मुर्गियों को हम क्या है, एक अच्छे प्रकार का जो दाना है, आहार है, वो नहीं दे पाते। तो यहाँ पे इसकी कमी की वजह से भी क्या है, मुर्गी पालन के विकास में बाधा उत्पन्न करती। तीसरा, अंडे में अंधविश्वास। तीसरी हेडिंग है मेरी अंडे में अंधविश्वास, यानी सॉरी, अंडे खाने में अंधविश्वास। अंडे खाने में अंधविश्वास। ठीक है, तीसरी हेडिंग है मेरी कि अंडे खाने में अंधविश्वास। लोगों की धारणा है, लोगों की ज्यादातर, जैसे मेरी भी धारणा यही है, लोगों की धारणा है कि अंडों में क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है, और जीव हत्या या जीव खाना क्या है, मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। तो जीव खाना कैसा होता है, मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आता है। और जो शाकाहारी लोग होते हैं वो इसलिए अंडा नहीं खाते हैं क्योंकि वो उसे मांसाहार की श्रेणी में मानते हैं, परंतु अब इसे वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया है,
इसके बारे में हम उधर बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोग क्या इसे समझते हैं, अंडे खाना मांस खाना या मांसाहारी भोजन के रूप में से देखते हैं, परंतु वैज्ञानिकों ने इसे अब दूर कर दिया है। केवल गर्भित अंडों में ही क्या पाया जाता है, चूजे पाए जाते हैं। बाद बाकी किसी भी अंडे में, फार्म के अंडे में चूजे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अंडा खाना मांसाहारी नहीं होता है। परंतु ज्यादातर लोग आज भी अंडे को मांसाहारी मानते हैं। नंबर 4, बीमारी व परजीवियों की समस्या। हमारे 4 हेडिंग है, बीमारी व परजीवियों की समस्या। मुर्गियों में एक बड़ी समस्या है, वो बीमारी। प्रायः देखा जाए तो अधिकतर मुर्गियां क्या है, बीमार हो जाती है, या परजीवी यानी जैसे दूसरे जो कीट हैं वो उन पर आक्रमण कर देते हैं। और अचानक इसमें रानीखेत जैसे रोग अचानक अगर मुर्गियों में फैल जाए तो रात रात में ही बहुत सारी मुर्गियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और इसकी डर की वजह से भी हम क्या नहीं करते हैं, मुर्गी पालन में बाधा उत्पन्न होती है। हम मुर्गी पालन नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर एक मुर्गी बीमार हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो, जैसे रानीखेत है, रानीखेत अगर एक मुर्गी में फैल गया तो उसके बावजूद सभी मुर्गियों में वो फैल जाता है और कुछ ही दिनों में सारी की सारी मुर्गियों को नष्ट करने का यानी मारने का कार्य करता है। परजीवी भी एक समस्या है, परजीवी मुर्गियों के ऊपर आक्रमण करते हैं और तो वो भी क्या करते हैं, मुर्गियों को मुर्गी पालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, धार्मिक भावना। धार्मिक भावना का मतलब धर्म की भावना। हमारे देश में देखा जाए तो ज्यादातर जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और ज्यादातर जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अंडा मांस खाना पसंद नहीं करते। और इस कारण से क्या है, अंडों की खपत कम होती है, यानी कम अंडे बिकते हैं, और इसलिए ये धार्मिक भावना भी क्या है, मुर्गी पालन के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अगली हेडिंग है, भंडारण। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, यानी रखने की व्यवस्था नहीं है। जैसे मान के चले कि सर्दियों में अंडे खराब नहीं होते हैं, परंतु गर्मियों में क्या है, अंडा जल्दी खराब हो जाता है। और हमारे देश में क्या है, अंडों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। बड़े शहरों में तो है, कुछ एक बड़े शहर है जहाँ पर इसकी व्यवस्था भंडारण की है, परंतु छोटे छोटे प्रत्येक जगह अंडों को भंडारित करने की जगह नहीं है, इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये स्टोरेज भी क्या है, मुर्गी पालन के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पूंजी की कमी, पैसों की कमी की वजह से आहार में 50% क्या चाहिए होता है, दाना चाहिए, और दाने की कमी है। अंडे खाने में अंधविश्वास, ज्यादातर लोग अंडों को मांसाहारी मानते हैं, इसलिए अंडा खाना नहीं पसंद करते। मुर्गियों में बीमारी जल्दी लगती है, और एक दो मुर्गियों में लगने के बावजूद बहुत सारी बीमारी ऐसी है, जैसे रानीखेत है तो वो क्या करती है, सारी मुर्गियों को मारने का बहुत जल्दी प्रयास करती है, पर ये भी आक्रमण। धार्मिक भावना, धर्म की भावना, हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो अंडा खाना पसंद नहीं करते। ज्यादातर, ये नहीं कह रहा हूँ पूरे लोग नहीं करते, कुछ लोग हैं जो नहीं करते। भंडारण यानी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, कि अंडों, गर्मियों में अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको रखने के लिए कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें क्या करती है, मुर्गी पालन के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान का क्या उपयोग है या क्या महत्व। तो कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता या महत्व। प्रश्न हमारा कि मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान, यानी कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, दो प्रकार के गर्भाधान होते हैं। अगर प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गर्भाधान, तो दो प्रकार के गर्भाधान होते हैं,
एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। यानी पशु स्वेच्छा से करते हैं उसे प्राकृतिक गर्भाधान, और अगर उसमें डॉक्टरी सहायता ली जाए तो उसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो मुर्गियों में हमने देखा है कृत्रिम गर्भाधान के क्या उपयोग है, अगर हम कृत्रिम गर्भाधान मुर्गियों में कराते हैं तो क्या महत्व है उसका, तो वो हम इसके बारे में हम जानना यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है मेरा कि कृत्रिम गर्भाधान का पहला लाभ क्या है या पहला महत्व क्या है। तो इस विधि से अच्छी नस्ल के मुर्गे द्वारा अनेक मुर्गियों को गर्भित कराया जा सकता है। इस विधि से अच्छी नस्ल के मुर्गे द्वारा अनेक मुर्गियों को गर्भित कराया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है कृत्रिम गर्भाधान की उपयोगिता है कि इस विधि से अच्छी नस्ल के मुर्गे द्वारा, क्या कह रहे हैं, इस विधि से अच्छी नस्ल का जो मुर्गा होता है उसके द्वारा हम अनेक मुर्गियों को गर्भित कराया जा सकता है। यानी इस विधि में हम क्या करते हैं, जो मुर्गे का जो वीर्य है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं और उस कृत्रिम विधि के द्वारा हम निकलवा लेते हैं और उसके द्वारा उस वीर्य से, एक बार के वीर्य से हम कई मुर्गियों को क्या कर सकते हैं, गर्भित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करिए, अच्छी नस्ल के मुर्गे द्वारा अनेक मुर्गियों को क्या करवा सकते हैं, गर्भित करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रणाली है। दूसरा, इस विधि द्वारा अधिक भार की नस्ल के मुर्गे के साथ कम भार की मुर्गियों का संगांगी करा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस विधि द्वारा अधिक भार वाले मुर्गे द्वारा कम भार की मुर्गियों का गर्भाधान भी करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा अगर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो अधिक भार की नस्ल है, जैसे जो वजनदार मुर्गे हैं, तो उनको क्या है, छोटी मुर्गियों से हम उसका समागम नहीं करा सकते। इसलिए जो अधिक भार की नस्ल के मुर्गे हैं उनका हम वीर्य एकत्रित करते हैं और कम भार की मुर्गियों में हम उनके उस वीर्य को क्या कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा हम उनके योनि में, गर्भाशय में हम डलवा सकते हैं, और जिससे क्या है, उनको भी एक उन्नत नस्ल के बच्चे वहां से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से नंबर 3, वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर वीर्य को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं और प्रजनन के कार्य किया जाता है। वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर प्रजनन का कार्य किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट में जो वीर्य होता है, जो हमने नर मुर्गे से जो वीर्य एकत्रित किया है उसको हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे बाहर हमें वो उसी नस्ल का वीर्य हमें बाहर भेजना है, जिससे क्या है, एक उन्नत नस्ल के मुर्गे के बच्चों के जन्म हो। तो हम उनको क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजकर और प्रजनन का कार्य करा सकते। उस वीर्य को हम कृत्रिम विधियों के द्वारा मादा के गर्भ में, गर्भाशय में डालते हैं, जिससे वहां से क्या होगा, एक अच्छे मुर्गा की प्राप्ति होगी या एक उन्नत संतति की प्राप्ति होती है। इस विधि द्वारा नंबर 4, इस विधि द्वारा तीतर व
बटेरों का समागम भी कराया जाता है। इस विधि के द्वारा, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान विधि है, इसके द्वारा आप तीतर और बटेरों को भी समागम करा सकते हैं, गर्भाधान करवा सकते हैं। नंबर 5, ऐसे मुर्गे जो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मुर्गे जो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर पाते, यानी प्राकृतिक रूप से समागम नहीं कर पाते, उसका हम क्या कर सकते हैं, इस विधि के द्वारा उपयोग ला सकते हैं। उदाहरण से देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल जो गर्भाधान कराया जाता है, उसका क्या महत्व और क्या लाभ है या उपयोग क्या है। तो पहला है, इस विधि से अच्छी नस्ल के मुर्गे होते हैं, उनके द्वारा अनेक मुर्गियों को एक बार में गर्भित करा, यानी एक अच्छी नस्ल के मुर्गे से जो वीर्य लिया जाता है, उससे बहुत सारी मुर्गियों को एक बार के वीर्य से गर्भित करवाया जा सकता है। तो ये कृत्रिम यानी डॉक्टरी सहायता के द्वारा। इस विधि द्वारा अधिक भार वाले जो वजनदार मुर्गे होते हैं, बड़े मुर्गे होते हैं, उनको हम छोटी मुर्गियों से समागम प्राकृतिक रूप से नहीं करा सकते, परंतु अगर हम क्या करें, उन मुर्गों का वीर्य एकत्रित करके और छोटी मुर्गियों में उनका वीर्य हम करके, तो उनसे भी एक अच्छी संतति प्राप्त हो। नंबर 3, वीर्य को, जो मुर्गों से वीर्य निकाला है, उस वीर्य को हम क्या है, अपने यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, बाहर भी हम देश में कहीं पे भी, देश में विदेश में कहीं पे भी उसको भेजकर उस संतति को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो बाहर भेज कर प्रजनन का कार्य किया जा सकता है। नंबर 4, इस विधि द्वारा तीतर और बटेर जो पक्षी होते हैं, उनका समागम भी हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे मुर्गे जो प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर पाते, बहुत सारे क्या है पक्षी ऐसे हैं, जैसे अगर उनमें कोई दिक्कत है पैर वगैरह में, तो क्या होगा, प्राकृतिक प्रजनन नहीं कर सकते, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम इस विधि के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था मेरे प्रश्न। ठीक, आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि मुर्गी द्वारा अंडा सेने के लाभ व हानियां लिखी, यानी मुर्गियों के द्वारा अंडा सेने के क्या लाभ है और क्या हानि। तो मुर्गी द्वारा अंडा सेने के लाभ, तो मुर्गी द्वारा जो अंडा सेने के क्या लाभ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मुर्गी द्वारा अंडा सेने के कौन कौन से लाभ है वो हम देखते हैं। तो मुर्गी द्वारा जो अंडा सेने के लाभ क्या है, तो पहला लाभ ये है कि मुर्गी अंडा सेने, अगर मुर्गी के द्वारा जो अंडा सेने का कार्य किया जा रहा है, तो छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक होता है। तो लिखेंगे, छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक होता है। यही लिखेंगे कि मुर्गी द्वारा अंडा सेने का कार्य, यानी छोटे मुर्गी पालकों के लिए ये लाभदायक है। तो जो मुर्गी द्वारा जो अंडा सेने का कार्य किया था, वो किसके लिए लाभदायक है, छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक है। दूसरा, इस विधि से कम पैसा खर्च होता है। यानी मुर्गी अगर अंडे को सेने का कार्य करेगी, गर्म करने का कार्य करेगी, तो हमारा पैसा भी कम
नंबर 3, मुर्गी अंडे सेने का कार्य बीच में नहीं छोड़ती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो मुर्गी है अगर वो अंडे सेने का कार्य करती है तो वो कभी भी इसको बीच में सेना बंद नहीं करती। नंबर 4, इसके लिए यानी हम लिखेंगे अंडे सेने के लिए अलग स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मुर्गी अंडा सेने का कार्य करवाते हैं, मुर्गी द्वारा अगर हम अंडे सेने का कार्य करते हैं तो मुर्गियों के लिए इसके लिए अलग जगह की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5, यह अंडे सेने के साथ साथ चूजों का पालन पोषण भी करती है। ये क्या करती है, अगर आप मुर्गियों के द्वारा अंडा सेने का कार्य करते हो तो मुर्गियां चूजों को सेने का कार्य तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ उनको पालने का कार्य भी करती है। अब देखते हैं इसकी हानि। हानि क्या है? तो पहली हानि है कुड़क मुर्गी का पता लगाना कभी कभी कठिन होता है। कुड़क मुर्गी का पता लगाना कभी कभी कठिन होता है। यह जो कुड़क मुर्गी होती है उसका हम पता नहीं लगा पाते, कभी कभी पता लगाना क्या होता है, कठिन होता है, जो क्या है बाद में हमें हानि पहुंचाती है। नंबर 2, यह बड़े मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं है। अगर कोई बड़ा फार्मर है, कोई बड़ा फार्मर है मुर्गी पालन वाला, तो जो मुर्गी ज्यादा पालता है उसके लिए ये क्या है, ये लाभदायक नहीं है, क्योंकि ज्यादा मुर्गियां हैं तो वो सारी की सारी अंडा सेने का ही कार्य करेंगे, तो फिर चूजे पालने का कार्य करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस विधि से वर्षा ऋतु में अंडे सेने का कार्य सेने के काम में बाधा आती है। इस विधि से क्या होता है, वर्षा ऋतु में नमी रहती है और नमी होने की वजह से अंडा सेना कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, ये काम में बाधा आती है। अब हम देखते हैं मुर्गी पालन द्वारा अंडा सेने के 3 लाभ व 2 हानि बताई। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मुर्गी द्वारा अंडा सेने के 3 लाभ बताइए तथा 2 हानि बताइए, लाभ पूछ ले। तो प्रश्न हम पूछते हैं, तो मुर्गी द्वारा अंडा सेने, यानी जो मुर्गी द्वारा अंडा सेने के पहला लाभ है कि ये छोटे छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक है। मुर्गियां क्या करती हैं, जो छोटे छोटे मुर्गी पालक है 10, 20, 50, 200, 500 मुर्गियां पालती हैं, तो उनके लिए ये
क्या है, ये विधि लाभदायक। इस विधि द्वारा कम पैसा खर्च होता है। इसमें क्या है, मशीनें वगैरह नहीं खरीदनी पड़ती है आप लोगों को, मुर्गी ही सारा काम करती है। अंडों से चूजा, अंडे को गर्म करना, सेने का कार्य यानी, और चूजा का पालन पोषण भी मुर्गियां ही करती है, जिसमें कम पैसा खर्च होता है। तीसरा है मुर्गी अंडे सेने का कार्य। मुर्गी क्या करती है, जो अंडे सेने का कार्य होता है उसको कभी भी बीच में बंद नहीं करती है, यानी उनको कभी भी बीच में अंडों को सेने का कार्य बंद नहीं करती है, नहीं छोड़ती है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। अंडे सेने के लिए अलग स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं है कि अंडे सेने के लिए कहीं अलग स्थान होना हो मुर्गी और अंडों को, इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे वो अंडे सेने का, जहां पे वो अंडे रखे हैं और भी मुर्गियां हैं, वहीं वो अपना कार्य अंडे सेने का कार्य करती। ये अंडे सेने के साथ साथ चूजों का पालन पोषण भी करती। मुर्गियां क्या करती है, अंडा सेने का कार्य तो करेंगी, साथ में उनमें चूजे निकलेंगे तो उनको अपने साथ पोषण वगैरह, खाना पीना और उनको पालन पोषण का कार्य भी करती। हानि क्या है, तो कुड़क मुर्गी का पता लगाना कभी कभी कठिन होता है। जो कुड़क मुर्गी होती है उसका पता लगाना क्या होता है, कभी कभी कठिन होता है। दूसरा, यह बड़े मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं। जो बड़े मुर्गी पालक है, 10-10, 20, 50-50 मुर्गियों का फार्म है, तो उनके लिए ये विधि कैसी है, अच्छी नहीं है। इस विधि से वर्षा ऋतु में अंडे सेने के काम में बाधा आती है। इस विधि से क्या है, अगर वर्षा ऋतु है तो वहां आप अंडे सेने का कार्य कठिन होता है, क्योंकि अंडा वर्षा ऋतु में नमी होती है और नमी होने की वजह से अंडा गर्म नहीं हो पाता है मुर्गी के टेम्परेचर से, और वो काफी दिनों तक रखा रहता है, बाद में खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी हानियां हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ये तो था मुर्गी के द्वारा। अब एक मशीन आती है इंक्यूबेटर। अब उस मशीन के बारे में पढ़ते हैं कि इंक्यूबेटर से होने वाले लाभ, यानी अंडा सीने के लिए इंक्यूबेटर मशीन का हम प्रयोग करते हैं, उससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है। तो इंक्यूबेटर से होने वाले लाभ, तो इंक्यूबेटर के लाभ, यानी इंक्यूबेटर के क्या लाभ है वो देखते हैं। तो इंक्यूबेटर की जो हमने अभी पढ़ा था पिछला प्रश्न, उसकी जो हानि है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो इसके लाभ थे वो उसको निगेटिव में चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि इंक्यूबेटर का पहला लाभ क्या है, तो अधिक संख्या में अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक संख्या में अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। हम लिखेंगे कि इंक्यूबेटर के द्वारा अधिक संख्या में अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। सॉरी, अंडे नहीं, चूजे। तो इंक्यूबेटर का पहला लाभ है कि इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा हम अधिक संख्या में चूजे प्राप्त करें। इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा अंडों को सीने का कार्य करेंगे, जिससे हमें अधिक संख्या में चूजे प्राप्त होंगे। दूसरा पॉइंट है, यह क्रिया वर्ष के किसी भी महीने में कर सकते हैं। तो यह क्रिया वर्ष के किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। अगर जैसे अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि अंडा सेने का कार्य वर्षा ऋतु में नहीं होता है, क्योंकि अंडा गर्मी नहीं हो पाता है, परंतु ये मशीन है, इसको हम टेम्परेचर जितना देना चाहेंगे उतना दे सकते हैं। तो यह क्रिया वर्ष के किसी भी महीने में हम इसे कर सकते हैं। नंबर 3, अगर इंक्यूबेटर मशीन में आप सावधानी रखते हो, तो सावधानी रखने पर चूजों में रोग को हम बीमारी भी बोलते हैं, बीमारियां नहीं फैलती हैं। अगर आप मशीनों में क्या करेंगे, अच्छी साफ सफाई रखेंगे, मशीनों को टेम्परेचर अच्छा रखेंगे, सारी चीज की उचित व्यवस्था करेंगे, तो सावधानी रखने पर चूजों में रोग या बीमारियां
नहीं पड़ते। अगर आप इंक्यूबेटर से मशीन से अंडे सेने का कार्य कर रहे हैं तो इसमें अगर आप सावधानी रखते हो तो सावधानी रखने पर चूजों में कोई भी रोग या बीमारी नहीं लगती। ठीक है, तो एक ये लाभ। अब इसके बाद चौथा है बड़े बड़े मुर्गी पालकों के लिए मुर्गी पालकों के लिए यह विधि लाभदायक है। यानी जो बड़े बड़े मुर्गी पालक होते हैं उनके लिए कैसा है, लाभदायक, क्योंकि इसमें मशीन में हम बहुत सारे अंडे सेने का कार्य एक साथ कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े मुर्गी पालकों के लिए क्या है, यह विधि कैसी है, लाभदायक। इसके बाद हम देखते हैं इसकी हानि, यानी इंक्यूबेटर द्वारा अंडे सेने की क्या हानि होती है। तो इंक्यूबेटर के द्वारा अंडे सेने की क्या है, हानि क्या है। तो इस विधि में खर्चा अधिक आता है। इस विधि में खर्चा अधिक आता है। यानी इस विधि में क्या होता है, खर्चा अधिक आता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इंक्यूबेटर मशीन लेकर आनी पड़ेगी जो लाखों की में आती है। उसके बाद लाइट की व्यवस्था होगी, सारी चीजों की व्यवस्था होगी। अगर लाइट चली जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए यह विधि कैसी होती है, इस विधि का खर्चा अधिक आता है। नंबर 2, यह छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं है। हानि क्या है, तो यार छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि ये छोटे मुर्गी पालकों इतनी रुपयों की मशीन खरीद के और उस पर वही 100, 200, 500 मुर्गी होंगे, मुर्गी होंगी। तो वो छोटे मुर्गी पालकों के लिए इतना खर्चा उठाना आसान नहीं है। तो ये विधि क्या है, छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं। नंबर 3, मशीन चलाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक हानि है कि जो अंडे मुर्गी द्वारा अंडे सेने का कार्य था उसमें कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो क्या है, अगर जो मशीन है, इंक्यूबेटर नाम की जो मशीन है, उसका चलाना आना चाहिए। अगर आप सही ढंग से नहीं चला पाते हो उस मशीन को तो क्या होगा, सारे के सारे जितने भी चूजे अंडे सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस विधि के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इंक्यूबेटर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके इंक्यूबेटर के अंडे सेने, इंक्यूबेटर के द्वारा अंडे सेने के लाभ या इंक्यूबेटर द्वारा अंडे सेने की हानि। तो इंक्यूबेटर द्वारा अंडे सेने का लाभ क्या है, तो अधिक संख्या में चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी मुर्गियों जो के द्वारा जो अंडे प्राप्त करते थे तो वो नहीं कर पाते थे, परंतु इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा हम अधिक संख्या में एक साथ अधिक से अधिक चूजों का को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यह क्रिया वर्ष में किसी भी महीने की जा सकती है। ये क्रिया क्या है, वर्ष के किसी सर्दी हो, बरसात हो, कभी भी गर्मी हो, कभी भी ये हम कर सकते हैं। सावधानी रखने पर चूजों में रोग व बीमारियां नहीं लगती। अगर आप इंक्यूबेटर मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप सावधानी रखते हो तो मुर्गियों में मुर्गियों के चूजों में क्या है, रोग व बीमारियां बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। अगला है बड़े बड़े मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक है। यह विधि कैसी है, बड़े जो मुर्गी पालक होते हैं, जो ज्यादा बड़ा फार्म है और ज्यादा मुर्गियां हैं, तो उसके लिए ये विधि कैसी है, बहुत अच्छी है। हानि क्या है, तो इस विधि में खर्चा अधिक आता है। यानी गरीब जो मुर्गी पालक है वो इस विधि को नहीं अपना सकता है। तो इस विधि में क्या है, क्योंकि खर्चा अधिक आता है, लाखों की संख्या में मशीनें खरीदनी पड़ती है। यह छोटे मुर्गी पालकों के लिए लाभदायक नहीं। ये क्या है, छोटे मुर्गी पालक है, जैसे 100, 200, 500 मुर्गियां कोई पाल रहा है तो उसके लिए इतनी बड़ी मशीन लाना कठिन है, क्योंकि ये ज्यादा लाखों के रुपयों में ये मशीन आती है। मशीन चलाने का पूर्ण ज्ञान होना, अगर कोई व्यक्ति है और इस विधि यानी मशीन चलाने की अगर उसको जानकारी नहीं है
तो सारे चूजे व अंडे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसमें अगर इसका ज्ञान है तो ये लाभदायक है, अगर ज्ञान नहीं है तो ये हानिकारक है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, इंक्यूबेटर प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यानी इंक्यूबेटर मशीन है उसका प्रयोग करते समय सावधानी। मैं लिखता हूं, इंक्यूबेटर की सावधानी। तो पहला पॉइंट है, इंक्यूबेटर में प्रतिदिन अंडों को 3 से 4 बार पलटना चाहिए। यानी अगर आप इंक्यूबेटर मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, अंडों को दिन में 3 से 4 बार क्या करना है, पलटते रहना चाहिए। ठीक है, तो 3 अंडों को क्या करेंगे हम, दिन में 3 से 4 बार क्या करेंगे, पलटेंगे। दूसरा, अंडे पलटने का कार्य दूसरे दिन से शुरू कर 18वें दिन तक करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अंडे पलटने का जो कार्य हम कर रहे थे कि इंक्यूबेटर में प्रतिदिन अंडों को 3 से 4 बार पलटना चाहिए, तो जो अंडे पलटने का कार्य जो हम करते हैं वो दूसरे दिन से स्टार्ट करते हैं और 18वें दिन तक हम क्या करते हैं, अंडा पलटने का कार्य करते हैं। नंबर 3, अंडे को 90 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। जो इंक्यूबेटर मशीन है उसमें अगर हम अंडों को रखते हैं तो हमेशा कैसे, कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री के कोण पर ही हमें इसे रखना चाहिए। इंक्यूबेटर अंडे को कितने डिग्री कोण पर रखना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। नंबर 4, अंडों का कैंडलिंग परीक्षण कराना चाहिए। इंक्यूबेटर में अगर आप अंडे रख रहे हो तो आपको इंक्यूबेटर में अगर आप अंडों को सेने का कार्य करा रहे हो तो आप अंडों को क्या कराना चाहिए, अंडों का क्या कराना चाहिए, आपको कैंडलिंग परीक्षण समय समय पर कराते रहना। 18वें दिन कैंडलिंग परीक्षण कराना चाहिए। नंबर 5, इंक्यूबेटर पूर्ण वातायन होना चाहिए। जो इंक्यूबेटर है वो पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए, वातायन होना चाहिए, यानी बिल्कुल साफ स्वच्छ होना चाहिए। देखते हैं इंक्यूबेटर की सावधानी, कि इंक्यूबेटर का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इंक्यूबेटर में प्रतिदिन अंडों को 3 से 4 बार पलटना चाहिए, यानी अंडों को क्या करना चाहिए, पलटना चाहिए। दूसरा, अंडे पलटने का कार्य जो करते हैं वो दूसरे दिन से शुरू करते हैं और 18वें दिन तक हम अंडों को पलटने का कार्य करते हैं। तीसरा, जो अगर हमने अंडे रखे हैं मशीन में उनको हमें हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही पलटना चाहिए, यानी 90 डिग्री कोण पर क्या करते रहना चाहिए, रखना चाहिए, पलट कर रखना चाहिए। इंक्यूबेटर में रखे अंडों का कैंडलिंग परीक्षण कराना चाहिए। जो इंक्यूबेटर में जो अंडे रखे हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, कैंडलिंग परीक्षण कराना चाहिए। अगला है, इंक्यूबेटर पूर्ण रूप से वातायन होना चाहिए। पूर्ण रूप से कैसा होना चाहिए, मुर्गियों के अनुकूल, चूहों के अनुकूल होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ साफ होना चाहिए, शुद्ध वायु होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें वातायन में होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और
इसमें जो मैंने आज प्रश्न पढ़ाए हैं उन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और एक सूचना देना चाहता हूँ कि आपके जो एग्जाम 12th के होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड 4 तारीख से शुरू हो गए हैं आपके निकलना, तो आप अपने एडमिट कार्ड निकलवा लें, आपने अपने सेंटर और देख लें, और आप लोग सेंटर देख लिए, रोल नंबर देख लिए कहाँ पर पड़ा हुआ। तो आपके जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन निकल रहे हैं आपकी बार, तो आप किसी भी MP ऑनलाइन वाले पे या किसी भी ऑनलाइन वाले कियोस्क पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ ये आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके लिए आगे आने वाले एग्जामों में आपके लिए शुभ संकेत देंगे और यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का जो वीडियो पसंद आएगा, इसलिए अगर आप मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट करें। और फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।